जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ज्ञानवेंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो पब्लिश की जाती है, उसी टेस्ट सीरीज को अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज जो टेस्ट सीरीज होगा उसका चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एंड करेंट अफेयर्स। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 25 क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स के हैं और 25 क्वेश्चन इसमें करेंट अफेयर्स के हैं। तो इस जो वीडियो होगा ये बहुत छोटा होने वाला हो अन्य वीडियो के मुकाबले, क्योंकि सिर्फ 25 क्वेश्चन का ही डिस्कशन हो पाएगा जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स का क्या डिस्कशन होना। करंट अफेयर्स का कोई खास डिस्कशन होगा नहीं, तो वीडियो अन्य वीडियो के मुकाबले जो है छोटा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जो जाइएगा, पीडीएफ 8 बजे दे देता हूँ मैं, और 9 बजे जो है ये वीडियो मिल जाती है टेलीग्राम मतलब यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एडम स्मिथ के औदृश्य हाथ का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सुने होंगे अहस्तक्षेप का नियम, सुने होंगे अहस्तक्षेप का नियम। इसमें एडम स्मिथ ये कहना चाहते हैं, ये भी याद रखिएगा कि अहस्तक्षेप का नियम किसने दिया, तो एडम स्मिथ नहीं दिया। तो इसमें एडम स्मिथ ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लेगी मांग और पूर्ति से। किससे? मांग और पूर्ति से। और मांग और पूर्ति को ही बाजार की शक्ति कहा जाता है। बाजार की शक्ति कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार की शक्ति। मांग और पूर्ति का मतलब समझते हैं कि जनता यानी नागरिक के द्वारा जितनी मांग की जाएगी उतनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है पूर्ति कर देती है, तो बाजार जो है वो संतुलन में खुद ही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2002 फर्स्ट ही जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। तो आप पूछिएगा 2002 में क्या आया था, तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो आया था 2002 में। अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग को लगता होगा मैं आके ऐसे ही बोल देता हूँ, नहीं, मतलब इससे पहले आपको बताने से पहले मैं खुद ही अपना नोट बनाता हूँ और उस हिसाब से आप लोग को प्रॉपर बताता हूँ, जिससे कि मैं गलत ना बता पाऊँ। हाँ, एक बात और बता दूँ, मैं 2-3 वीडियो में एक क्वेश्चन गलत बताया हूँ, जो बच्चे ने ही मुझे बाद में बताया, फिर मैंने गौर किया तो सही में वाकई में गलत बता चुका हूँ। तो उसे ठीक कर लेना, और आप लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जैसे कि बताइए, हो सकता है मैं भी आदमी ही हूँ, इंसान ही हूँ, तो 1-2 क्वेश्चन, 1-2 नहीं, एक आध क्वेश्चन मतलब शायद गलती हो जाए, ये बात है। जानबूझ के तो गलती नहीं कर सकते, शायद गलती हो जाए तो कोई बता देना है कि ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, आपने ये बता दिया, तो मैं फिर आपका कमेंट जो है उसे पिन कर दूंगा, तो फिर बच्चे को पता चल जाएगा। ठीक है ना। और वन का अधिकार जो है 2006 सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन 2009 जो है ये सही है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 1995 के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय 15 करोड़ हो और वर्ष के अंत में राष्ट्रीय आय 18 करोड़ हो जाए तो समृद्धि दर, तो आप मैथ तो पढ़े होंगे इतना, अगर 15 करोड़ था स्टार्टिंग में, लास्ट में हो गया 18 करोड़, 3 करोड़ का इजाफा हुआ है, 3 और बटा 15 गुना 100, तो 20% का इजाफा हुआ है पूरे ईयर में। और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिरती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती है। यदि उपभोक्ता की आय, रुचि तथा अन्य वस्तु के मूल्य स्थिर रहे अर्थव्यवस्था में, इसे मांग का नियम कहते हैं। जिसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था बताइए। तो इसका प्रतिपादन किए थे अल्फ्रेड मार्शल। किसने किए थे? अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल एक पुस्तक लिखे थे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है उसका? अपने कॉपी में नोट कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखे? 1890। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। और क्या है दूसरा? वस्तुओं के उपयोगिता को कम करना या नष्ट करना उपभोग कहलाता है। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, जैसे सेब है, सेब को हम खा लिए, बोलता है ना, उपयोगिता को कम करना नष्ट कहलाता है। उपयोगिता को कम करना या नष्ट करना उपभोग कहलाता है। अगर हम खा लिए या फिर उसे नष्ट किए, कम किए, तो उपभोग ही किए ना, उसे ख़त्म ही किए ना, तो ये भी सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या जानते हैं कि इसे समझना है, सिर्फ समझ जाइएगा तो फिर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें वर्ड थोड़ा अलग टाइप का रहता है इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन समझ जाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया है 2000 ईस्वी में। कब किया गया है? 2000 ईस्वी में। इसमें क्या था कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा,
पेयजल विद्युतीकरण में राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता प्रदान करना था। समझिए, मतलब राज्य सरकार को केंद्र सहायता देगी कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल विद्युतीकरण में बढ़ावा करे, अच्छा करे। ठीक है, इसके लिए फिर आपको मैं बता दूं 1993 ईस्वी में क्या आया था। 1993 में आया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या आया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1995 में आया था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आया है? 1995 में। 1999 में आया स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो आया है 1999। और आपको मैं बता दूं इन तीनों योजना को, और भी बहुत सारे योजना थे, सबको मर्ज करके अब मनरेगा बना दिया गया। कमेंट बताइएगा मनरेगा की शुरुआत कब की गई। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी एक देश में 4 परिवार हैं, उन परिवार को प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवार का आय 4 7 3,000 रुपया, तो चौथे परिवार का आपको भी पता होगा। अगर 4 परिवार का औसत तो आप लोग पढ़े ही होंगे, मैथ का क्वेश्चन। 5,000 रुपया है तो 5,000 गुना 4 परिवार है ना, तो 20,000 हो गया टोटल। ठीक है, तो इसमें से देखिए, इसमें से पहला परिवार 4,000, 7,000, 11,000, 11 3 14,000, मतलब 3 परिवार मिलकर 14,000 कमा रहे हैं। तो चौथा परिवार 6,000 कमा रहा होगा, तब तो 20,000 टोटल हो रहा है। मतलब आंसर हो जाएगा सी। जलवायु स्मार्ट कृषि के उद्देश्य से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कृषि के उद्देश्य में से निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ये पूछा जा रहा है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, जलवायु स्मार्ट कृषि के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? देखिए, परंपरागत कृषि को बढ़ावा। परंपरागत कृषि के मतलब आप समझ रहे हैं, वही कृषि जिसके बारे में मैं अन्य वीडियो में बताता था, जैसे झूम कृषि, कि किसी एक मतलब पुराने पद्धति पे जो कृषि होती थी उससे। तो ये जो जलवायु स्मार्ट कृषि, स्मार्ट वाला आधुनिक कृषि है, तो उसमें तो उसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो ये गलत हो गया। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, हाँ, उत्पादकता को बढ़ावा देना उर्वरक के रूप की सहायता से ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे देखते हैं, ऑप्शन और है नहीं, केवल 2 ऑप्शन है, तो केवल 2 सही हो। चलिए, एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए अथवा अन्य कंपनी द्वारा उन्हें आकर्षित कर लेने को उत्साहित करने के लिए जो बोनस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे कहते हैं गोल्डन हैंड कफ। ये ध्यान रखिए, हैंड कफ है। ये क्या है? गोल्डन हैंड कफ। तो आप लोग बोलिएगा भाई, ये तो आप समझ गए होंगे। एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए गोल्डन हैंड कफ जो बोनस दिया जाता है ना, उसे गोल्डन हैंड कप कहते हैं। फिर गोल्डन हैंड से क्या है, ये पूछना आप लोग जरूर चाहेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे किसी भी व्यक्ति को अवधि से पहले सेवानिवृत्त किए जाने के कारण कंपनी द्वारा जो बोनस दिया जाता है ना, उसे ही गोल्डन हैंड से कहते हैं। मतलब उनकी अवधि भी पूरा नहीं हुई है, लेकिन मैं उन्हें, मतलब कंपनी जो है उन्हें सेवानिवृत्त कर रही है और उसके लिए जो है उन्हें बोनस देती है, उसे गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन हेलो। गोल्डन हेलो के बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, एक कंपनी, कोई अनदर कंपनी है, मैं आपको बता दूं, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। बी कंपनी को जो है ए कंपनी के कर्मचारी को अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो इस अपने अंदर लाने के लिए, बुलाने के लिए एक बोनस देती है। ठीक है, एक बोनस देती है, उसे ही बोलते हैं गोल्डन हेलो। चलिए आगे। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर है। देखिए, इकोनॉमिक्स में 3 फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ लिखा नहीं पाऊँगा लेकिन बोल दूंगा। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट होंगे, इस 3 फार्मूला को जरूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला है घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय बराबर राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय बराबर राष्ट्रीय उत्पाद। एक फार्मूला हो गया और इसका आंसर मिल गया आपको ऑप्शन नंबर ए। दूसरा फार्मूला लिख लीजिएगा, सकल यानी सकल उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध उत्पाद। मतलब देखिए, टोटल जो उत्पाद किए हम, इसका कहने का अर्थ है सकल जो उत्पाद किए उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर देना है, बराबर क्या निकलेगा? शुद्ध उत्पाद निकलेगा। अब कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें कुछ चीज़ें टूटती है, कुछ भारल, जैसे उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे सामान को, कुछ पैसा उसमें लगेगा, उसे एक जगह स्टोर करेंगे उसमें लगेगा। मतलब इन सभी पैसों को घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे ही शुद्ध उत्पाद कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला है बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर साधन लागत। बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर साधन लागत। चलिए, इसका आंसर तो मैं बता ही दिया हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 है, ओकून का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओकून का नियम जो है किसके बीच संबंध बताता है? तो ओकून का नियम संबंध बताता है आर्थिक दिवस तथा बेरोजगारी के बीच, आर्थिक दिवस तथा बेरोजगारी के बीच। और मैं आपको बता दूं, आर्थिक दिवस और बेरोजगारी में जो है उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता दिया हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये सही बात है, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि मार्केट में अभी देखिए मजदूरी का रेट मानते हैं कि 500 रुपया चल रहा है, ठीक है। मार्केट में रेट है 500 रुपया और मैं जो हूँ वो तैयार हूँ 500 रुपये भी काम करने के लिए, और फिर भी मुझे जो है कोई जॉब मतलब कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा मेरा अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन पर चक्रीय बेरोजगारी ऐसी है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है। पहले आपको ऐच्छिक बेरोजगारी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट में चल रहा है 500 रुपये अब पर डे के हिसाब से मजदूरी, ठीक है। और मुझे जो है काम मिल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपये नहीं, मुझे 700 रुपये दोगे तो मैं काम करने के लिए जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो इस मतलब कौन देगा? जब 500 रुपये रेट चल रही है तो कौन देगा? तो इसलिए कोई देगा नहीं, और मैं इस अनुसार जो है ऐच्छिक बेरोजगार के अंतर्गत आऊँगा। चलिए नेक्स्ट है, चक्रीय बेरोजगारी ऐसी है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में कभी भी चक्रीय बेरोजगारी नहीं आ सकती है। क्यों? पूर्ण बेरोजगार की स्थिति में सिर्फ एक ही बेरोजगारी आती है जिसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। और मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, और इस कंपनी को छोड़ के अब मुझे जाना है बी कंपनी में, ठीक है। तो ए कंपनी काम छोड़ने के बाद जितने दिन तक मैं बी कंपनी में नहीं गया हूँ उतने दिन तक तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर इस कंपनी का काम मैं छोड़ दिया हूँ और इस कंपनी में जा रहा हूँ तो इस बीच में तो मुझे सैलरी अभी मिलेगी नहीं। तो इसे ही बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। और मैं आपको बता दूँ घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है अपने इंडिया में नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में तो पहले से लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो रोजगार छोड़ के दूसरे रोजगार में जाने वाले बहुत कम है, मतलब ना के बराबर माना जाता है। तो ये जो है मैक्सिमम विकसित देशों में पाया जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी किस देश में पाया जाता है? विकसित देशों में, विकासशील देशों में नहीं पाया जाता। अब बात कर लेते हैं चक्रीय बेरोजगारी फिर क्या है? क्या है चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। जैसे देखिए किसी चीज़ का सीजन आता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ठंड था, अभी ठंड था ना, तो ठंड में जैसे जैकेट बनते हैं, तो उस जैकेट तो एक लिमिट टाइम तक बनेगा ना। ठंड से स्टार्ट होने से 2 महीने पहले से बनना शुरू होगा और ठंड खत्म होने से 1 महीना पहले तक बनेगा, मतलब 3-4 महीना ये जो जैकेट तैयार होगा। लेकिन इसमें जो और उसके बाद ये जैकेट जो है बनना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें जो रोजगार कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, उनकी तो रोजगारी छीन हो जाएगी, मतलब उनकी रोजगार तो खत्म हो जाएगा। और ये जो है कुछ दिन तक फिर से बेरोजगार रह जाएंगे जब तक फिर से बनेगी नहीं जैकेट। तो इसे ही बोलते हैं कौन सी बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? केवल एक। 2 तो गलत हो गया, केवल 1 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1962 ईस्वी में। कब किया गया? 1962 ईस्वी में। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और इस कमेटी का नाम था वाई के अलग कमेटी। क्या था? वाई के अलग कमेटी। और इसके अध्यक्ष भी वाई के अलग ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो है निर्धारित किया गया था, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2400 कैलोरी पर डे, 2400 कैलोरी पर डे, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी पर डे निर्धारित किया गया था। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी पर डे के लिए 49 रुपया निर्धारित किया गया था रुपया में, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी पर डे के लिए निर्धारित किया गया था 57 रुपया। आगे, किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर लिए गए ऋण का भुगतान ठीक समय पर कर दिया जाए तो ऋण पर प्रभावी ब्याज दर कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर जो है ऋण लिया जाता है, उसमें 9% ब्याज लगता है। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा फिर समझ में आएगा। 9% ब्याज लगता है। अगर समय पे किसान दे देते हैं तो उन्हें सिर्फ 4% ब्याज लगेगा, ठीक है। उन्हें सिर्फ 4% ब्याज लगेगा। लेकिन वो समय के बाद भी नहीं देते, मतलब कि समय से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके देते हैं तो भी 7% ही ब्याज लगेगा। फिर आप बोलेंगे 2% कहाँ गया? आप बोलेंगे 9% लगता है, तो 2% सरकार उन्हें सब्सिडी देती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जमीन की माप हेतु बीघा इकाई कितने एकड़ के बराबर होती है? तो जमीन की माप हेतु जो है बीघा की इकाई 0.619 एकड़ की बराबर होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था, अच्छा इसके बारे में और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। जमीन की माप के लिए बीघा इकाई जो कितने एकड़ के बराबर है?
619 के बराबर। 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है, 1 हेक्टेयर आप लोग सुनोगे, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 डिसमिल बराबर होता है 1/100 एकड़, 1/100 एकड़ बराबर 1 डिसमिल, ध्यान रखिएगा। और जान लीजिए कि हेक्टेयर की बात आएगी तो केंद्र सरकार हेक्टेयर बहुत ज़्यादा यूज करती है, और राज्य सरकार पे बात आएगी तो राज्य सरकार जो है डिसमिल या एकड़ का यूज करती है। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय में आरबीआई सीआरआर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब आप बोलिएगा ये सीआरआर क्या है, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है। मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक है भारत में, कोई भी बैंक है उसका, भारत में जो भी बैंक है उसका 4.5% हिस्सा जो है आरबीआई अपने पास रखता है, उसे ही बोलते हैं सीआरआर। ये क्यों रखता है, क्योंकि कभी भी वो जो बैंक है जोखिम में आ जाए या फिर भाग जाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है उस बैंक के साथ, तो उस बैंक का कुछ हिस्सा तो रहेगा जिससे कि ग्राहक को आरबीआई थोड़ा बहुत संतुष्ट कर सके, इसलिए 4.5% अपने पास रखता है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, अत्यधिक मुद्रास्फीति, मतलब अत्यधिक मुद्रास्फीति का मतलब समझे, अत्यधिक मुद्रास्फीति का मतलब है कि अत्यधिक रुपये की मांग, मतलब जनता द्वारा रिजर्व, मतलब बैंक से अत्यधिक मुद्रे की मांग, अगर अत्यधिक मुद्रे की मांग करने लगता है जनता, अत्यधिक मतलब ये क्या बोलते हैं, कर्ज लेने लगता है, तो उसमें क्या करता है आरबीआई, सीआरआर बढ़ा देता है। जैसे 4.5% ले रहा है ना, और इसे कम करने के लिए सीआरआर बढ़ा के 6%, 7% कर देगा। मतलब बैंक से जो है पैसा ले लेगा तो बैंक के पास पैसा कम रहेगा, और बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो बैंक एक से एक प्लान निकाल देगी जिसमें जो है ब्याज ज़्यादा लगेगा, तो जनता खुद ही पैसा नहीं लेगी। तो इस प्रकार से सीआरआर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई, ये हुई 1 अप्रैल 2016 को। मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2016 को जो बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई, इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। आगे, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार निजी कंपनी में निदेशक की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो निजी कंपनी में निदेशक की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डिवेंचर तथा बॉन्ड दोनों ही वित्त बाजार एक ऋण पत्र है, वित्त बाजार का एक ऋण पत्र है, ये तो सही है। डिवेंचर हमेशा कटौती मूल्य तथा बॉन्ड हमेशा अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है, यही गलत है। मैं आपको बता दूं कि डिवेंचर हमेशा जो है वो अंकित मूल्य पे, और बॉन्ड हमेशा जो है वो कटौती मूल्य पे जारी किए जाते हैं, तो केवल एक इसमें सही है। साधारण साख करने वाले निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय है, साधारण साख करने वाले आप पढ़िएगा ऑप्शन, तो इसी से आपको पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच, ये तीनों जो है ना देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करती है, मतलब देश, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ना कि ये अपने देश की संस्था है। तो इसमें से सिर्फ एक ही बची है, क्रिसिल। क्रिसिल जो है वो राष्ट्रीय साख निर्धारण करती है, यानी इंडिया की साख निर्धारण करती है, भारतीय संस्था है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विश्व मंदी का अध्ययन होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विश्व मंदी का अध्ययन होता है समष्टि अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन का स्वामी माना जाता है। तो सबसे पहली बात देखिए, उत्पादन, किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे उसमें 4 चीज़ बहुत जरूरी है, 4 चीज़ बहुत जरूरी है जो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, मैं बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहला भूमि, किसकी ज़रूरत है, भूमि की। दूसरा ज़रूरत है पूंजी का, भूमि होना ही चाहिए, पूंजी होना ही चाहिए। श्रम की, श्रम यानी मजदूर होना चाहिए, बिना मजदूर का कैसे काम होगा। और उद्यमी, जो खुद ही पैसा इन्वेस्ट करता है उसे ही उद्यमी बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ की जरूरत होनी चाहिए, और इसी अनुसार जो अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधन का स्वामी हाउस होल्ड सेक्टर को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब मांग में पूर्ति की अपेक्षा कम वृद्धि होती है, तब वस्तु के संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ये जो प्रभाव पड़ेगा, संतुलन कीमत अवश्य घटेगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, आप ही इस पॉइंट से तो आप खुद ही सहमत होंगे कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वो अनंत है, वो कभी कम हो नहीं सकती। साधन सीमित होती है, साधन जो है वो सीमित है, ये भी सही है, साधन जो है वो सीमित है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। देखिए, आपके मन में अगर क्लियर हो ना कि मुझे यही खरीदना है, तो चयन की जन्म नहीं देगी। लेकिन जब आप मार्केट में जाइएगा, आपको क्या लेना है नहीं लेना है ये आपको सोचना पड़ेगा, तो आप चयन कीजिएगा कि ये ले लें कि ये ले लें। इसी दुर्लभता है आपके मन में, तो आपको चयन को जन्म देगी ही। तो 1 2 3 तीनों सही है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का संबंध किससे है बताइए। उपयोगिता का संबंध है मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि से, किससे,
मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि से। अब आगे आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा। इसमें ज़्यादा डिस्कशन तो है नहीं, सिर्फ आंसर हम लोग करते जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? ये पड़ोसी देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस देश ने 27 साल की प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी किया है? तो कौन सा देश है ये बताइए? यह है कतर। कौन सा देश है? कतर है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधी गठबंधन में शामिल हो गया है कौन? तो ये शामिल हो गया भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से? तो चर्चा में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से? अफगानिस्तान से। हाल ही में समाचारों में रहा PET46 क्या है? तो PET46 जो है वो एंजाइम है। नेक्स्ट है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई उसे कहते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना। क्या बोलते हैं? अटल वयो अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जून 2023 में SAI-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? किस राज्य ने जून 2023 में SAI-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया बताइए? तो ये राज्य है आपका गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया है ओडिशा सरकार। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है पुणे में। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी किस संस्करण की बताइए? ये हुई थी 17वां संस्करण। नेक्स्ट है, 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उद्घाटन डैश में किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक डैश में आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व के कौन से राज्य 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव मनाते हैं? तो 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव मिजोरम मनाते हैं। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया यूटी खादर को। किसे? यूटी खादर। नेक्स्ट है, किस देश ने डेंगू को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? वो है पेरू। नेक्स्ट, तीसरे आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुआ है? तो तीसरे आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को? गॉबलिन मोड को चुना गया है। नेक्स्ट, बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए? बताइए, पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके चमन लाल। कौन बन गए? चमन लाल। नेक्स्ट है, किस संगठन ने घोषणा की कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? तो ये कौन सा संगठन घोषणा कर सकता है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। नेक्स्ट, किन देशों के वैज्ञानिकों ने सटीक दवा के लिए एक पंजे वाली माइक्रो रोबोट विकसित किया है? तो एक पंजे वाली माइक्रो रोबोट फ्रांस ने विकसित किया। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? वो है मिस्र। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है? तो यूरो को अपनी करेंसी के देश रूप में अपनाया है क्रोएशिया। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक जो संपन्न हुई नई दिल्ली में संपन्न हुई। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मैं इसलिए आप लोग को ये सेट दे रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।